नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटे जाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। जमीन चाहे वैध हो या फिर अवैध हो, सरकारी हो या संस्था की हो, लेकिन बिल्डर अवैध कॉलोनी को काटने से बाज नहीं आ रहे। थोड़े से मुनाफे के खातिर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर लोगों को अपने घरों का सपना दिखा करके जाल में फंसाते हैं। फिर अपने आशियाने का सपना संजोए लोग इन बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में भी आ जाते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब प्रशासन का बुलडोजर इन अवैध कॉलोनियों पर चलता है। रोते बिलखते लोग प्रशासन से आशियाने को ना तोड़े जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रशासन मजबूरी में इन आशियानों को उजाड़ देता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद अनेक जिले हैं जहां पर अवैध कॉलोनी काटे जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जिला योजनाकार विभाग भी अवैध कॉलोनियों पे लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक्शन के बाद भी बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर को शय कहां से मिलती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। शहरी निकाय विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख भी दिखाया। मेयर को मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों की जानकारी लिखित में देने को कहा है और अधिकारियों को नई अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री न करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो दो तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं, रेवाड़ी और करनाल की हैं, जहां पर आज ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कार्रवाई लगातार आप देखते हैं कि चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये है कि जो बिल्डर्स हैं आखिर वो किसकी शह पर या किसका साथ मिल करके इन अवैध कॉलोनियों को काटते हैं, और जो लोगों का पैसा इसमें फंसता है या जिन लोगों के आशियाने फिर इन बिल्डर्स की वजह से जाते हैं, ये सवाल सबसे अहम है। डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से संज्ञान में है सर। जहाँ जहाँ नई नई कॉलोनी आ रही है, असल में तो सरकार के बहुत ज़्यादा सख्त आदेश हैं। आदेशानुसार बहुत कम कॉलोनियाँ डेवलप हो पा रही हैं, लेकिन अगर कोई भी एक दो इक्का कोई कॉलोनी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है तो उसको प्रॉपरली हम उसको पनपने नहीं देंगे। आज यहाँ पे कार्रवाई जो है कोहंड में हो रही है, अर्बन एरिया में पड़ता है ये, करोंडा में। और यहाँ पे यहीं के निवासियों से हमें कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पे जो है अनऑथराइज कॉलोनी काटी जा रही है। जैसे ही कंप्लेंट आने के बाद हमने तुरंत ही इस पे जो है एक्शन लिया है। नोटिस दिए गए हैं प्रॉपरली। नोटिस के साथ साथ तहसीलदार को भी लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्री ना हो। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे जो है इसको पूरी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश रखी गई है। जो प्रीवियस डीटीपी थे उन्होंने भी नोटिस दिए हैं और इसको भी मैंने यहाँ पे आके दोबारा चेक किया है और आज यहाँ पे कार्रवाई हुई। अरे पैमाना उसका यही है कि अब किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। पहला विषय, कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो कंडीशन लगाई गई हैं, एक एनओसी और एक एनडीसी। एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। एनओसी वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये है कि पर्याप्त चौड़ी गलियां होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनी हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो। तो रेवाड़ी और करनाल में अवैध कॉलोनियों पर जिला योजनाकार विभाग ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया है और अवैध कॉलोनी में हुए निर्माण को धराशाही कर दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम रेवाड़ी और करनाल में मौके पर पहुंची है, जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम रेवाड़ी शहर के रामगढ़ रोड पर खड़े हुए और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों ओर अवैध प्लॉटिंग देखी जा सकती है और चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर डीटीपी की ओर से कार्रवाई भी की गई है, लेकिन एक दो बार कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद एक बार फिर से एक नई कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये कोई पहली कॉलोनी नहीं है। रेवाड़ी में 150 से अधिक ऐसी कॉलोनी है जो कि अवैध रूप से विकसित की जा रही है। डीटीपी की ओर से, जिला नगर योजनाकार की ओर से कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन साठ गांठ का खेल इतना भारी है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स है और जो डीटीपी विभाग के कर्मचारी है, तमाम उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि कब कार्रवाई होगी और कौन कार्रवाई करेगा। क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि लोग शिकायतें भी करते हैं अवैध कॉलोनी को लेकर, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। जो बड़े नेता हैं यहाँ के, उनके अपने आकाओं के संरक्षण में इस तरह की अवैध कॉलोनियों का खेल खेला जाता है और खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है प्लॉट काट कर चलता बनता है, लेकिन कार्रवाई जब तोड़ने की बात आती है, क्योंकि बुनियादी सवाल है कि आखिर जब कॉलोनी जब प्रारंभिक रूप से विकसित हो रही होती है, जब डीपीसी डलते, तब कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, भी एक बड़ा सवाल है।
ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे रेवाड़ी की बात कर लें, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े स्तर पर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में डीटीपी से जब हमने बात की, उनका कहना था कि कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल बढ़ता जा रहा है। अलीपुर के बाद कोहंड में ऐसी कॉलोनी चिन्हित हुई है जिसको अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डीटीपी विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और जेसीबी मशीनों के जरिए इस अवैध कॉलोनी में जो गलियां बनाई जा रही थी उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी ही एक कार्रवाई जो है अभी कुछ समय पहले ही अलीपुर गांव में भी की गई थी, जहां करीब 2 एकड़ में जो है अवैध कॉलोनी विकसित की गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब गांव में इस तरह की अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है तो ग्राम पंचायत की क्या भूमिका इन कॉलोनियों के पीछे रहती है, क्योंकि इन अवैध कॉलोनियों के लिए रास्ते जो है ग्राम पंचायत को डोनेट कर दिए जाते हैं या कहे दान में दे दिए जाते हैं और उसके बाद इन रास्तों को बना भी दिया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत के फंड से हो या निजी जो भूमाफिया के लोग हैं वो इस तरह के रास्तों को डेवलप कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन अवैध कॉलोनियों के पनपने के पीछे ग्राम पंचायत की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिर खेतों में इस तरह के रास्ते जो डोनेशन के जरिए ग्राम पंचायत को दिए जा रहे हैं वो किसके इशारे पर स्वीकार किए जाते हैं और इससे किसका फायदा होता है। हालांकि डीटीपी का कहना है कि ग्राम पंचायत को डोनेट किए गए रास्तों को बनाने के लिए प्राइवेट आदमियों को कोई पावर नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत को है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यही है कि क्या इस तरह की डोनेशन सीधे रूप से चुनौती नहीं है अवैध कॉलोनियों को विकास के लिए, जिस तरह से रोकने की कार्रवाई की जाती है लेकिन ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं इस माध्यम से उनको संरक्षण दे रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो करनाल और रेवाड़ी की 2 आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि करनाल और रेवाड़ी में ही इस तरह से अवैध अतिक्रमण या फिर अवैध तरीके से जो कॉलोनी है वो काटी जा रही है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, किसकी शय पर हो रहा है, क्योंकि जिला योजनाकार विभाग की तरफ से अगर लगातार या डीटीपी की तरफ से आप देख रहे हैं लगातार अगर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही हो या इनको रोका जा रहा हो तो फिर शय आखिर इसके पीछे किसकी है, ये बड़ा सवाल है। और अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि अवैध कॉलोनियों का जो जाल है इस पर लगाम आखिर कब लगेगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो अवैध कॉलोनियां हैं बढ़ती जा रही हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो भूमाफिया हैं आखिर उनको किनका संरक्षण है, क्योंकि बिना संरक्षण के इस तरह से अवैध कॉलोनी काटी जा रही हो ये संभव नहीं है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि जो कार्रवाई हो रही है क्या वो खानापूर्ति के लिए हैं, क्या खानापूर्ति के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आज इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार एक तरफ अवैध कॉलोनी कॉलोनाइजर के द्वारा काट रहे हैं आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ यह है कि डीटीपी लगातार पीला पंजाब भी चला रहा है, लेकिन रुक क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है, आज इसको समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी आपका भी स्वागत। विभा पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जननायक जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। विभा पांडे जी आपका भी स्वागत। और रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सारे जितने भी मेयर हैं वो पहले ही उपलब्ध करवाएं कि उनके यहाँ पर कितनी कितनी अवैध कॉलोनीज हैं, वहां पर रजिस्ट्री ना हो, ये निर्देश हैं। डीटीपी विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह से हम लोगों को लगातार दिख रहा हो, और सिर्फ शहर नहीं अब तो गांव के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये अवैध कॉलोनियां हम लोग को देखने को मिल रही हैं। कारण क्या है इसका, क्यों ये बढ़ता जा रहा है? प्रवीण जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए प्रवीण जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं तब तक विभा पांडे जी का योग करता हूं। विभा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो पीसीआर आवाज। चलिए विभा जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रविंद्र ढूल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो रजवंत दहीनवाल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, किसी भी मेहमान तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अवैध कॉलोनियां आखिर कट कैसे रही हैं, क्योंकि अगर डीटीपी विभाग कार्रवाई कर रहा है तो फिर अवैध कॉलोनियों के कटने के पीछे के कारण क्या हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इन सब के बीच में जो लोग अपना पैसा लगा देते हैं या फिर जो लोग इसमें अपने मकानों को बना रहे होते हैं, उनके ऊपर जब ये कार्रवाई होती है तो फिर उनको न्याय कैसे मिलेगा या फिर वो कहां पर जाएं, ये भी सवाल है। और अगर ये मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि बिना शह के ये कॉलोनी अवैध तरीके से काट दी जाए ये संभव नहीं है, तो फिर इनके खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो खानापूर्ति के नाम पर है, ये सवाल भी अहम है। तो बिल्डर्स के झांसे में जो गरीब फंस रहे हैं उनका कसूर क्या है? अधिकारी अगर इस पर तुरंत एक्शन ले लें तो शायद ये अवैध कॉलोनियां डेवलप ही ना हो पाए, लेकिन आधी बनी हुई कॉलोनी या कहीं पर कुछ बने हुए जो मकान हैं, ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर कैसे ये सब हो पा रहा है। कोशिश करते हैं एक बार फिर से कनेक्ट करने की। प्रवीण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, उनका भी अच्छा चलता है। हाँ। पिछली बार इन्होंने जो मुझे कनेक्ट किया था उस प्रवीण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रवीन डुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आज मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, मेहमानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करते हैं उनके साथ कनेक्ट करने की और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो सवाल है वो यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी आप देखिए जब प्रशासन पहुंच रहा है कार्रवाई करने के लिए तो जिनके पैसे फंसे हुए हैं आप देखिए वो किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहा है या अवैध तरीके से जो कॉलोनीज काटी गई हैं, जाहिर है कि उस पर कार्रवाई होनी है और वो कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये कॉलोनी कट रही होती है या जब इस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फिर उस समय जो प्रशासन है उसकी नींद क्यों नहीं जगती है? वहां निर्माण होने के बाद या वहां पर इस तरह से लोगों के पैसे लगने के बाद अगर ये कार्रवाई शुरू हो तो फिर ये गलती आखिर किसकी है? और जो लोग इन सब के बीच में फंस जाते हैं या जिनके पैसे इसमें फंसते हैं वो आखिर फिर न्याय के लिए कहां जाएं? हालांकि अवैध कॉलोनी को लेकर के सरकार ने जरूर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने खुद जितने भी मेयर हैं उन सबको ये कहा है कि वो ये उपलब्ध करवाएं कि आखिर उनके नगर के अंदर, उनके शहर के अंदर कहां कहां पर और कितनी अवैध कॉलोनियां हैं और यहां पर जो रजिस्ट्री है वो रोक दी जाए या फिर इन अवैध कॉलोनीज के अंदर रजिस्ट्री ना हो। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी दिए हैं, लेकिन ये रुकेगा कैसे और पूरी तरीके से इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये सवाल जनता के जहन में है। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है कि जगहों पर इसी तरीके से जो अवैध कॉलोनीज हैं वो काटी जा रही हैं। न सिर्फ ये कॉलोनीज कटी हैं बल्कि बहुत जगहों पर निर्माण भी हो चुका है, लोगों के पैसे भी लगे हैं और अब उस पर जब डीटीपी विभाग की तरफ से पीला पंजा या बुलडोजर चलता है तो फिर लोगों की जो गाढ़ी कमाई है वो भी इसमें बर्बाद होती है, लोग परेशान होते हैं। प्रशासन से ऐसा ना करने की वो गुहार भी लगाते हैं, लेकिन इन सब में उन आम लोगों का क्या कसूर है, ये सवाल भी अहम है। क्योंकि लोगों के पैसे, उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे, ये जो बिल्डर्स हैं या जो लोग इस तरीके से जालसाजी करके या फिर धोखे में रख करके या बेहद शातिराना तरीके से चालाकी के साथ अगर इस तरह से कॉलोनीज को काट रहे हैं अवैध तरीके से, तो इसमें मिली भगत है। अब इस पर अंकुश कैसे लगेगा, इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये शासन और प्रशासन दोनों को सोचना है। और अहम बात अब ये भी है कि ये जो अवैध कॉलोनीज हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरों में या फिर शहरों के आसपास आपको दिख रही हों, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको कई जगहों पर या फिर कुछ ऐसे इलाके जहां पर इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रामीण इलाके भी हैं, लेकिन वहां पर अगर औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर भारी संख्या में लोग बाहर से आते हैं, उन जगहों पर भी आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अपनी नजरें जमा ली हैं और अवैध कॉलोनीज को काटा जा रहा है। इसलिए वहां की जो पंचायत है या जो पंचायतों की जमीन है उनकी भूमिका भी इनसे सवालों के घेरे में आती है, तो उसको भी कैसे सरकार दूर करेगी ये देखना होगा। क्योंकि मिली भगत या संरक्षण ये सीधे तौर पर इसमें दिखता है, क्योंकि बिना इसके बिल्डर्स सिर्फ अपने दम पर इस तरीके से इस तरह की कार्रवाई को करें या फिर अपने आप इस तरीके से इंक्रोचमेंट को या फिर अवैध तरीके से कॉलोनीज को काटें, ये संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए बाकायदा आप देखते हैं कि एक प्रक्रिया या फिर एक प्रोसीजर होता है, लेकिन उन सब में कहां पर चूक होती है, कहां पर उसमें ऐसे लूप होल्स हैं जो रह जाते हैं जिनका ये फायदा बिल्डर्स उठाते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोगों को इस अवैध कॉलोनीज में आप देखते हैं कि किस तरीके से उलझा देते हैं, उनके पैसे, उनकी गाढ़ी कमाई आम लोगों की इसमें फंस जाती है और उसके बाद
जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है तो नुकसान अंत में जिन लोगों ने ऐसी जगहों पर अपने आशियाने को बनाने का सपना देखा है उनको होता है। तो कोशिश एक बार फिर से करते हैं मेहमानों के साथ कनेक्ट करने की। प्रवीण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ये जो कार्रवाई हो रही है डीटीपी विभाग के द्वारा, इसको कैसे हम लोग देखें? क्योंकि एक तरफ तो कार्रवाई है, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अवैध कॉलोनीज बन रही हैं। क्या कारण है प्रवीण जी इसका? नहीं, देखिए आयुष भाई, ऐसा है कि सरकार ने मॉनसून सत्र जो 2022 के अंदर था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से विधानसभा के पटल पे इस बात की घोषणा की थी कि हरियाणा के अंदर अवैध कॉलोनियों को नहीं पनपने देंगे। जो कॉलोनियां पहले डेवलप हो गई हैं उनको किसी तरह से अगर वो नियमों का पालन करती हैं, तय जो पॉलिसीज बनाई है उसका पालन करती हैं, तो उसको नियमित करेंगे, जिससे कि आम जन को नुकसान ना हो। क्योंकि जिन लोगों ने वहां पे अपना प्लॉट खरीदा है, अपना घर बनाने के लिए पैसा खर्च किया है, तो उनको अपना घर बनाने को मिले, उनका नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा जो हरियाणा शहरी भूमि अधिनियम 1975 है उसके अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन किया कि आम आदमी को राहत मिल सके। लेकिन नई कोई अवैध कॉलोनी ना बसे, उसकी कोई रजिस्ट्री ना हो, इसके लिए भी सरकार सख्त हुई है। जब सरकार ने रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन किया, उसके पीछे भी मंशा यही थी। रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन किया, 7A के अंदर जो एनओसी लेनी है उसको ऑनलाइन कर दिया गया, बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड उसको ऑनलाइन किया गया और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के पोर्टल से उसको अटैच कर दिया गया, जिससे कि जो एनओसी लेनी पड़ती है उस एनओसी के अंदर भी कई बार सरकार के पास ऐसी शिकायतें भी आई कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नेचर ऑफ लैंड चेंज कर दिया जाता था, जिस वजह से रजिस्ट्री हो जाती थी। तो जब उसको ऑनलाइन करके कनेक्ट किया तो अब फिजिकली कोई आदमी नेचर ऑफ लैंड भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब अवैध रजिस्ट्री ही ना हो पाए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया। अब विषय ये आ जाता है आयुष भाई कि जो पहले कॉलोनी डेवलप, देखिए ये जो अवैध कॉलोनी का विषय है ये नहीं है ये आज का विषय है, बहुत पहले से लगातार इस तरह की अवैध कॉलोनी हरियाणा के अंदर डेवलप हो रही थी। कांग्रेस सरकार के दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के टाइम में उन्होंने भी बहुत सी अवैध कॉलोनियों को लीगलाइज किया है। इस सरकार ने जब इस समस्या को देखा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन जो समझ में आया किसी अवैध कॉलोनी को डेवलप करने का, उसके पीछे एक कारण तो समझ में ये आया कि जो मैं हरियाणा शहरी विकास अधिनियम 1975 का जिक्र कर रहा हूँ, उसकी धारा 7A, उस 7A के अंदर एक प्रोविजन था कि 2.5 एकड़ जो वैकेंट लैंड है, 2.5 एकड़ या उससे कम, अगर उसकी कोई रजिस्ट्री करना चाहता है तो उसको एनओसी लेनी होगी। लेकिन 2016 में जब इस विषय की जानकारी आई तो पता लगा कि पहले इस अधिनियम या इस नियम का पालना ही नहीं हुई, या यूं कह लीजिए ये इग्नोर हुआ। 2.5 एकड़ से कम वैकेंट लैंड की एनओसी का जो प्रावधान था उसको फॉलो ही नहीं किया गया। वर्तमान सरकार ने फिर उसमें एक परिवर्तन किया, परिवर्तन 2.5 एकड़ की बजाय पहले उसको 1 कनाल लैंड और जो वैकेंट लैंड है उसकी जगह एग्रीकल्चर लैंड का प्रोविजन किया। हालांकि बाद में जनता से जब इस तरह का फीडबैक आया कि इसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही है, तो सरकार ने उसको दोबारा फिर उसके अंदर एक परिवर्तन किया, वो 1 कनाल की बजाय उसको 1 एकड़ कर दिया और एग्रीकल्चर की बजाय उसको वैकेंट लैंड कर दिया। तो सरकार का प्रयास ठीक है, लेकिन प्रवीण जी देखिए, अगर कानून के अंदर आप परिवर्तन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप इसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये जो कार्रवाई अभी हम लोग देख रहे हैं या फिर ये जो अवैध कॉलोनीज अभी भी दिख रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये बननी बंद हो गई या इनको डेवलपर्स फंसा नहीं रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? फिर जब इतने आप लोग स्टेप उठा रहे हैं तो किसका संरक्षण है फिर इसमें? देखिए आयुष भाई, पहली चीज तो ये होती है कि कानून के अंदर इस तरह के प्रोविजन कर दिए जाएं कि रजिस्ट्री ना हो पाए। दूसरा, जो कॉलोनाइजर इस तरह की अवैध कॉलोनी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आपने देखा इसी सरकार ने बाकायदा इस तरह के कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR वगैरह भी की, कॉलोनाइजर को अरेस्ट भी किया, और तो गुड़गांव के पूर्व विधायक के भाई के ऊपर भी FIR वर्तमान सरकार ने की। इसी तरह से एक पूर्व विधायक के भाई के खिलाफ भी FIR इस सरकार ने की थी। बाकायदा 99 के करीब FIR जो है इस तरह के कॉलोनाइजर के खिलाफ वर्तमान सरकार कर चुकी है, जो इस तरह की अवैध कॉलोनी को डेवलप करके आम जनता के साथ धोखा करते हैं। देखिए इसके अंदर सरकार के एक्स्ट्रा जो EDC चार्जेस हैं उसकी चोरी के साथ साथ आम जनमानस के साथ धोखा भी है, तो ये 2 जगह का क्राइम है। तो
तो सरकार इसके ऊपर बहुत सख्त रुख अपना रही है। आप भी अपने पैकेज में दिखा रहे हैं कि किस तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट बाकायदा एक्शन में है। अगर कहीं कोई अवैध कॉलोनी डेवलप करने का प्रयास हो रहा है, वहां पे जाके डिपार्टमेंट के लोग फिजिकली एक्शन ले रहे हैं। वहां पे जाके कोई अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर शोकॉज नोटिस इशू किया जा रहा है। अगर शोकॉज नोटिस के अंदर कोई सही जवाब नहीं आएगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। तो इस तरह के प्रयास जो है सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आम जन जो है उसके साथ कोई परेशानी ना हो और सरकार के रेवेन्यू आप कह रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। रविंद्र ढोल जी क्या कारण है, क्योंकि अब प्रवीण जी तो कह रहे हैं कि प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ कानून के अंदर भी जो जरूरी परिवर्तन थे वो हम लोगों ने किए हैं। देखिए, जहाँ तक बात अवैध कॉलोनी की है, एक पुरानी एक ऐसी समस्या है जिस समस्या के कारण अक्सर जो है न केवल रेवेन्यू को लॉस होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, बल्कि उसके अलावा जो आम जनता जो है महंगे प्लॉट के चक्कर में जो है वहाँ पर अपना पैसा लगा देती है, ये सोच करके कि भी हमें फैसिलिटीज मिलेंगी या चीजें मिलेंगी, ना तो कुछ डिक्लेयर किया जाता ना कुछ डिस्क्लोज किया जाता। तो ऐसे में मेरे हिसाब से इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई यदि कोई ठीक तरीके से बिना भेदभाव की कार्रवाई होती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू है जिस पहलू को हमें समझना पड़ेगा, जिसको कि इस सरकार के ने जो है, मैं कहता हूं कि बहुत सिस्टम को खराब किया है। वो है एक तो हाउसिंग बोर्ड और एक एसएसबीपी। आप हाउसिंग बोर्ड में यदि आप पाएंगे तो न तो आप ये कोई प्लॉटिंग, ना कोई नए फ्लैट्स निकाल रहे हैं, ना ही एचएसबीपी जो है, जो जिस तरह पहले सेक्टर्स के डेवलप किया जाता था, प्लान डेवलप किए जाते थे, उन चीजों से जो है पीछे हट गया है एक प्रकार से। अब जो है यदि प्लॉट्स आपको मिलते हैं तो ज्यादातर ऑक्शन के ऊपर मिलते हैं। ऑक्शन जो आम जनता की पॉकेट से बाहर की चीज है, पहली बात। तो इनको जो है पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाना जो है, ये सरकार की एक पूरी, मैं मानता हूँ कि ड्यूटी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण अवैध कॉलोनाइजर्स को कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का और जो है उनको कहीं ना कहीं धोखा देने का उनको मौका मिलता है। सरकार की यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप जो है पूरी तरह से एग्रेसिव होकर के जो है अर्बनाइजेशन यदि कहीं है तो वहां पर जो है लोगों को रहने का मौका मिले, वो भी मिले किस चीज पे, सस्ते दरों पर मिले, वो भी सरकार की तरफ से एक उसको एक रेगुलेटेड वे में उनको बताया जाए, ताकि इस प्रकार का धोखा लोगों के साथ में जो है कहीं ना कहीं कम हो। ये मेरी गुजारिश है सरकार से। मेरी तरफ से मैं इनको सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ कौन से सेक्टर ऐसे जो है पिछले कई साल के अंदर, ये देखो पुराने सेक्टर डेवलप भी है, सैंक्शनड है, वो तो डेवलप हो रहे हैं। कोई नया सेक्टर मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि हर जगह पे लेकिन ढोल साहब, क्या आपको ये लगता है कि बिना संरक्षण के इस तरीके से, क्योंकि बिल्डर्स कैसे अपने तरीके से कर सकता है, क्या आप ये मानते हैं कि संरक्षण है किसी ना किसी का इसके पीछे, इस वजह से ये अवैध कॉलोनीज वाला जो मैटर है ये हमको खत्म होता हुआ नजर नहीं आता है? और दूसरा ये है, जो कार्रवाई भी होती है, कि आपको लगता है कि वो सही दिशा में है या वो सही तरीके से हो पा रही है? ढोल साहब, 100% संरक्षण के साथ में होता है काम, बिना संरक्षण की किसी भी कीमत पर नहीं। सभी कॉलोनाइजर्स को शुरुआत से पता होता है कि भाई आपके ऊपर एफआईआर भी होगी, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा। लेकिन इनका एक जाल इतना तगड़ा होता है आपस में, जो इनका कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, ब्लैक मनी भी इन्वेस्ट होता है। जो अनफेयर मनी है उसको इसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो और उसको जो कहीं ना कहीं वाइट करके किसी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ब्लैक मनी किसके पास होता है? वो होता है उन पावरफुल लोगों के पास, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई लोकल व्यक्ति हो, चाहे कुछ हो। तो ऐसे लोगों के पास होता है, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके उसको वाइट करके निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है, जिस समस्या को ऐसा नहीं है कि सरकार समझती नहीं है, हर सरकार ने प्रयास किया। पहले भी, इससे पहले भी रेगुलेटेड कॉलोनी, आपको ध्यान होगा कि भी कांग्रेस सरकार के दौरान भी जो है इनको अवैध कॉलोनी, आयुष जी कुछ कहना चाहूंगा। प्रवीण जी मैं आता हूं, एक बार सबके मैं रिएक्शन ले लूं। इनको पूरी तरह से जो है पूरे इनकी मैपिंग करके, और इनका एक सिस्टम बनाया गया था आरसेक के द्वारा, पूरे हरियाणा के अंदर बनाया गया था। तो वो भी एक चीज थी जिसके तहत जो है सरकार को एक इस प्रकार की जानकारी मिली कि कहाँ पर किस किस प्रकार से अनरेगुलेटेड वे में आपने डेवलपमेंट किया है। तो वो चीज आज के दिन में कर रहे हैं, तो ऑनलाइन है सारी चीजें, तो अच्छी चीज है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, बस उसको आम जनता को उससे तकलीफ ना हो, जब तक ना हो तब तक ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन ढोल साहब आपने जो सुझाव दिया, मुझे लगता है कि सरकार उस पर विचार करेगी या नहीं, ये तो प्रवीण जी बेहतर बताएंगे। लेकिन विभा जी,
ये जो बात बार बार उठती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो इलीगल है और बहुत लंबे समय से हमको दिख रही है, तो ये होता है कि भाई बिना बैकअप के नहीं हो सकता, संरक्षण है, ये बात कही जा रही है। कैसे इसको हम लोग देखें विभा पांडे जी? आयुष जी, प्रवीण नाथर जी तो पहले पॉइंट्स बता चुके हैं, मैं दोबारा से एक बार अच्छी तरह से आपको बताती हूँ। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसे वेकेंट लैंड दिखा के रजिस्ट्रियां हुई हैं। आपको पता है 15 इलीगल कॉलोनीज बनी है 26 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में, और ये डिमोलिश हुआ है फारूक नगर में। ठीक है, इस लॉ को अमेंड किया गया था 2020 में कि एग्रीकल्चर लैंड के साथ वेकेंट लैंड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को वेकेंट लैंड बना के दिखाया जा रहा था। तो जो कमियां पीछे से चली आ रही थी वो ये सरकार एड्रेस कर दिया उन चीजों को, क्योंकि ये इतना बड़ा जाल जैसे है, इसे हमें रोकना जरूरी है। दूसरी चीज, FIR 428 FIR हुई थी 2022 में इसके ऊपर। 428 FIR हुई है। कितनी इलीगल कॉलोनी, स्पेशली DTP उसके ऊपर एड्रेस कर रहा है, जो सारे एग्रीकल्चर लैंड को बनी है, क्योंकि सबसे आसान था वहां करना। उसके अंदर आप कहो किसी का साथ है या किसी का उसके ऊपर उनको हाथ दिया गया है, ऊपर से ब्लेसिंग्स है, नहीं, यहाँ आसान था करना। तो वेकेंट लैंड आप दिखा दो एग्रीकल्चर लैंड को, तो वो 2020 में उसको लॉ को भी अमेंड कर दिया। नोटिस दिए गए हैं सारी कॉलोनीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। आप नॉर्मल जो ऑथराइज कॉलोनीज है उनको सीवर नहीं मिल रहा उसकी वजह से। आपको पता है IAF, ये जो डिपो है गुड़गांव में, उसके अराउंड में आपको बताती हूँ, एक केस आया था जी। करीब 200-300 फैमिलीज ने अपना घर वहां बसा लिया है। कम से कम 300 घर है वहां अनअप्रूव। 25 घरों का अप्रूव्ड बिजली का वहां कनेक्शन था। उस बिजली के कनेक्शन को उन 300 घरों ने एक्सटेंड कर लिया है। अब बताइए कि कैसे इस चीज को रोका जाए, 300 फैमिलीज को, या कैसे बेघर किया जाए, है ना, कैसे उनका बिजली पानी काटा जाए। तो सरकार के लिए भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप कैसे सारी फैमिलीज को बाहर करेंगे। तो अब वहां चूंकि एमुलेशन डिपो है, आप उसके 900 मीटर दायरे में कुछ प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, ना तो बिजली का खंभा, ना कोई और सीवर वगैरह, उसमें वहां दिक्कत आ रही है। अब क्या करेंगे वहां? नहीं तो विभा जी, इनिशियल स्टेज में सवाल ये है ना कि जब शुरुआत हो रही होती है तभी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब वो 300 या 200 या 150 के आंकड़े तक पहुंचता क्यों है वो? हाँ, तो एग्जैक्टली वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले लॉज वीक थे, अब लॉज बहुत पक्के कर रहे हैं, अमेंडमेंट हो रही है, रजिस्ट्री ही रोक दी गई है, नोटिस पर दिया जा रहा है, और कितना सर्वे किया गया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इलीगल कॉलोनीज आ रही है, तो आपके लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार जितने कड़े नियम लागू कर रही है, उतना जितना कर सकती है कर रही है। उसके ऊपर भी अगर लोग कर रहे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आगे देखना है कि जून 2022 के बाद जितनी ऐसी लीगल कॉलोनीज है वो तो रेगुलेट होंगी नहीं होगी, पर इससे पहले जो जून 2022 से पहले जितनी इलीगल कॉलोनीज बनी है, उसमें अगर 50% से ऊपर हैबिटेशन है तो उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। रेगुलाइज करने के मतलब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जाए और उसके अंदर उनको पूरा जोड़ा जाए अप्रूव कॉलोनीज के साथ। अब वही बात है कि 300-400 जो फैमिलीज जिनका मैं एग्जांपल देती हूँ, उन्हें अप्रूव तो नहीं किया जा सकता, उन्हें खाड़ के तो नहीं फेंक सकते, क्योंकि अब बस गई है। तो आप उनको रेगुलाइज करके उन्हें प्रॉपर तरीके से, वो भी सरकार करिए। तो सरकार बीच का रास्ता अपना रही है, जहाँ करे से कड़ा कदम उठा सकती है। जून 2022 दोनों स्टेप पे आप कह रहे हैं विभा जी कि आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले कर रहे हैं। रजमन डहीनवाल जी, कारण क्या आपको नजर आता है डहीनवाल जी? ये देखिए आयुष जी, सरकार जैसे अभी बात कर रहे थे कि अब रजिस्ट्री, तो इसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक शायद सभी इससे परिचित है कि बार बार एक मामला लेके आते थे रजिस्ट्री घोटाले के। तो रजिस्ट्री घोटाले क्या थे? ये इस तरह की एक जो कॉलोनीज अगर जो काटने वाले हैं, तो क्या आपको और हमें सभी को पता है कि ये बगैर राजनीतिक संरक्षण के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से ये जो मामला जो चल रहा है, और इसमें फंसते कौन है? इसमें फंसते निश्चित तौर पर गरीब आदमी है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी भाई रविंदर जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने, मैं भी उसी चीज को एक बार बताना चाह रहा था कि पहले जैसे हाउसिंग बोर्ड में या सेक्टर्स में HSBP जो बन गया, वहां पर प्लॉट निकलते थे, ड्रॉ के माध्यम से निकलते थे, लेकिन अब वहां पे ऑक्शन हो गया, और ऑक्शन के माध्यम से वहां पर इतना रेट उनका हाई चला गया
कि एक साधारण परिवार या आम व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। मजबूरी में उनको कहाँ जाना पड़ता है। अगर कॉलोनी का, अगर कोई भी अप्रूव्ड कॉलोनी है, वहां का रेट अगर लेके देखते हैं वहाँ, तो बहुत महंगे महंगे प्लॉट मिलते हैं। लेकिन एक मजदूर, एक गरीब आदमी की अगर हम बात करें, तो वो सोचते कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा आशियाना, हर व्यक्ति की जिम्मे वो एक नैतिक दायित्व बनता अपने परिवार के प्रति, कि अपने परिवार को एक रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। तो रोटी और कपड़ा किसी न किसी तरह कर देते, लेकिन मकान की अगर बात आती है तो वो महंगी कॉलोनियों में नहीं जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं ये कॉलोनाइजर जो बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध कॉलोनियां काटने का काम करते हैं, वहां पर उलझ जाते हैं, वहां पर अपना मकान बनाने का काम करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी दुर्दशा तो तब होती है जब वहां पर डीटीपी आकर वहां पर पीला पंजा चला देती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये पीला पंजा भी तब चलता है जब कहीं ना कहीं सरकार का कोई ऐसा प्रेशर आता है कि वहां पर जो डीटीपी अधिकारी है, उनके पास अगर माल अगर नहीं पहुंचता, तो मैं सीधी सीधी बोल देता हूँ जी, में अगर उनके पास माल नहीं पहुंचता है तो वहां पर चला जाएगा। अदरवाइज कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी कॉलोनी कट गई जो अनअप्रूव्ड जगह में, और वहां पर सड़क बना दी जाती है, वहां पर लेंटर की सड़क बना दी जाती है, वहां पर सीवर के कनेक्शन दे दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बगैर राजनीतिक संरक्षण के हो रहे होंगे? वहां पर टाइल्स का रोड बन जाते हैं, बिजली के खंभे लग जाते हैं। ये कैसे होता है? बगैर राजनीतिक संरक्षण तो ये तो संभव नहीं है ना ये। तो और फिर ये सरकार, अगर सरकार के लोगों के काम होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके सरकार में भी संलिप्तता होती है। और जब हम आवाज उठाते हैं तो सिर्फ एक चीज कह कर देते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, ये लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये करना, मतलब किसी न किसी तरह का एक ऐसा मकर जाल बना देते हैं कि उसमें उनको उलझा कर रख देते हैं। जबकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, या हम कहते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, नेताओं के आसपास जो रहते हैं, वो लोग इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों को काटने का काम करते हैं। और उसका भुगतान किसने करना पड़ता है? आम गरीब जनता को। और अगर डीटीपी को, जब एक कोई भी अधिकारी है, जब उसको ये पता है कि कोई भी है, एक शहर है, शहर के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जहां पर भी वो अनअप्रूव्ड एरिया आ जाता है, वहां पर अगर कोई प्लॉटिंग हो रही है, तो सभी को पता होता है कि यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाती है, तो पहले सेटिंग करके फिर प्लॉटिंग करते हैं। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो कॉलोनाइजर प्लॉट काट के चले जाते हैं और वो मकान बनाने का काम या अपनी नींव भरने का या जो भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तब आकर वहां पर वो पीला पंजा चलता है। तो ये सोच के देखिए, ये नुकसान किसका हुआ? कॉलोनी वाले तो प्लाट बेच गए, डीटीपी या जो भी अधिकारी है वो अपना वहां पर तब तक कोई बैलेंस बनाने का काम करते हैं कि हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने वहां पर अपना एक ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी कॉलोनी काटकर साइड हो जाए, लेकिन वो गरीब जनता पिस जाती है ना उससे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। और सरकार प्रवीण जी आप जवाब देंगे। प्रवीण जी, अगर नहीं आयुष भाई पहली बात संरक्षण है ना, प्रवीण जी जवाब दीजिए। जी देखिए आयुष भाई, पहली बात तो ये है कि मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में, उसकी एक जिम्मेवारी जरूर रहती है। विपक्ष केवल आलोचना करने के लिए नहीं होता। अगर विपक्ष के नॉलेज में या जानकारी में कोई ऐसा विषय आता है, जैसा कि अभी रजवन जी कह रहे थे कि डीटीपी जो है जब तक माल नहीं पहुंचता, मतलब इनका विषय था रिश्वत का। अगर इनके विषय जानकारी में कोई ऐसा विषय आता है, तो मुझे लगता है बतौर जागरूक नागरिक इनको उसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, करनाल के डीटीपी के मामले में इस तरह की जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत गिरफ्तार किया। ये हम सब ने देखा है। जिस रजिस्ट्री घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, इसी सरकार ने बाकायदा उसकी जांच करवाई 2017 से लेके 2021 के बीच में, क्योंकि कोविड काल के दौरान इस तरह का विषय आया था कि कोविड काल के दौरान कुछ अधिकारियों ने 7A के प्रावधानों की अनदेखी करके रजिस्ट्री की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि 7A के तहत एनओसी लेनी होती है। एनओसी के बिना वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एनओसी नहीं देता। तो कुछ अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, तो सरकार ने बाकायदा जांच की और 300 के करीब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्लर्क, उनके ऊपर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सरकार तो खुद लगातार इस तरह का अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या इस तरह से नियमों की अनदेखी करता है, उस पर एक्शन लेती है। और मैं मानता हूं कि हमारे विपक्षी मित्रों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि अगर विषय कोई ऐसा उनकी जानकारी में आता है तो तुरंत उसकी शिकायत करें। दूसरी बात देखिए, यहां पे एक बात जो कही अभी रजवन जी भी कह रहे थे, रविंदर जी ने भी कही कि जो गरीब मजदूर आदमी है, स्वाभाविक है वो अपना आशियाना बनाने के लिए चाहता है कि उसको कोई सस्ता प्लॉट मिल जाए और सस्ते प्लॉट के अंदर वो अपना आशियाना बना ले। पहली बात तो यह है कि हालांकि सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्कीमें बनाई हुई हैं। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम इसके लिए चल रही है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अलग अलग तरह की आवास योजनाएं हैं जिसमें गरीब व्यक्ति को उसका आशियाना मिले। अब ये इस तर्क को इस बात से कह रहे हैं कि जो हरियाणा HSVP डिपार्टमेंट, जिसको हम पहले हुडा कहते थे, वो ई ऑक्शन कर रहा है। उसको ई ऑक्शन नहीं करना चाहिए, उसको पहले की तरह ड्रॉ सिस्टम करना चाहिए।
देखिए, ये मुझे लगता है ये तर्क सही नहीं है अगर एक बार खुद विचार करेंगे, क्योंकि ड्रॉ सिस्टम के अंदर अनियमितताएं होती हैं, जबकि सरकार चाहती है सबको इक्वल प्ले फील्ड देना। सब लोग ई ऑक्शन के जरिए अपने प्लॉट के लिए प्रयास करें और उसको खरीद सकें। जहां तक ड्रॉ का विषय है, पंचकुला के अंदर मेरे ही मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सार्वजनिक मंच में, क्योंकि पिछली सरकारों के नजदीकी थे, एक एक आदमी के पास 4-4 रेजिस्ट्रेशन प्लॉट, और वो उनको अलॉट हुए हैं क्योंकि वो ड्रॉ सिस्टम था। ड्रॉ सिस्टम के अंदर किस तरह की गड़बड़ होती थी वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मेरे मित्र हैं जिन्होंने 4 प्लॉट रखे हुए हैं, किसी के पास 2 प्लॉट हैं। भजनलाल जी की सरकार के दौरान तो किसी को भी प्लॉट अलॉट हो जाता था, रविंद्र जी अच्छी तरह जानते हैं। तो आप चाहते हैं कि पहले की तरह जो अपने व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, या जिन लोगों की पहुंच सरकारी तंत्र तक है, वो तो प्लॉट उनको तो मिल जाए, लेकिन आम आदमी जिसकी सरकारी तंत्र तक पहुंच नहीं है वो उससे वंचित हो जाए। बताइए ये सिस्टम ठीक है या गलत है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात जो रविंद्र जी ने कही, मुझे लगता है उनको ये तर्क देना नहीं चाहिए था, लेकिन वो एनएलडी में रहे हैं मेरी तरह पहले, तो वो भूल गए होंगे, शायद वो अभी कांग्रेस में है, इसलिए उन्होंने ये तर्क दे दिया। उन्होंने कहा देखिए इस सरकार ने एचएसवीपी और हाउसिंग बोर्ड का बुरा हाल कर दिया, जबकि रविंद्र जी खुद जानते हैं कि हुडा सरकार 10 साल रही। गुड़गांव के अंदर जब हुडा साहब सत्ता में आए थे 2004 के आसपास, सेक्टर 62 बने हुए थे, 62। और जब तक हुडा साहब सत्ता में रहे हैं, एचएसवीपी ने एक भी नया सेक्टर डेवलप नहीं किया था, एक भी सिंगल। सारे सेक्टर प्राइवेट बिल्डर्स ने डेवलप किए। हुडा साहब ने बिल्डरों को जमीन रिलीज की और बिल्डरों ने वो सेक्टर डेवलप किए, और हुआ ये कि जो पानी के निकासी के जरिए थे, नेचुरल सोर्स ऑफ आउटलेट थे, वो नालों तक पे बिल्डरों ने बिल्डिंगें बना दी। ये तो हालात किए हैं, और अरविंदर जी क्या तर्क दे रहे थे। दूसरा, वर्तमान सरकार ने, वो कहते जी एचएसवीपी ने तो कोई नया अभी एक ग्लोबल सिटी गुड़गांव के अंदर जो डेवलप हो रहा है, एक बार जाके देखिए रविंदर जी, उसको कौन डेवलप कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी 6 नवंबर को पेवा के अंदर अभी घोषणा करके आए हैं कि एक नया सेक्टर डेवलप होगा लगातार। और दूसरी बात, एक और चीज मुझे बतानी पड़ेगी, हुडा साहब के 10 साल के कार्यकाल का नतीजा ये हुआ कि एचएसवीपी डिपार्टमेंट 17,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ गया, क्योंकि नया सेक्टर कोई डेवलप नहीं किया। लेकिन जो किसानों की जमीनें एक्वायर की, उसके ऊपर एनहांसमेंट के ऊपर एनहांसमेंट आती रही। हालात ये हुए कि एचएसवीपी की स्थिति तो ये हो गई थी कि डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ये तो काम करके गए आप, और आप ये इस तरह का तर्क देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। और जहां तक हाउसिंग बोर्ड का आपने जिक्र किया, आप पंचकुला के अंदर ही फ्लैट बने हुए हैं, अखबार में ऐड निकलती है, ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट करती है, आप अखबार पढ़े। इस वक्त पलवल के अंदर ऑक्शन पर ऐड निकलती है, उसको पढ़े। सोनीपत की ऐड निकलती है, उसको पढ़े। तो ऐसा नहीं है, सरकार का प्रयास वही है कि आम आदमी, गरीब आदमी, जो व्यक्ति शोषित वंचित समाज से है, उसको अपना एक आसियाना मिले। इस सरकार का यही प्रयास है, और इसी वजह से जो ये अवैध कॉलोनियों के पे सरकार ने इतनी सख्ती की है, उसका एक बड़ा कारण भी यही है कि आम जन को परेशानी ना हो। और साथ साथ जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जो अवैध कॉलोनियां पहले डेवलप हो गई हैं, चाहे वो हुडा साहब के टाइम में डेवलप हुई हैं या उसके बाद हुई हैं, मैं उसको बाइफरकेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको बाइफरकेट करने आ गया तो मैं यहां बता सकता हूं कि हुडा साहब के टाइम में क्या क्या हुआ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बहस को मैं फिर, क्योंकि बाद में मेरे कांग्रेसी मित्रों को ये एतराज हो जाता है कि साहब आप तो घूम के विपक्ष के पास चले जाते हैं, आप तो घूम के पिछली सरकार के पास चले जाते हैं। मैं नहीं दूंगा वो तर्क, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी अवैध कॉलोनियां डेवलप हुई हैं, इस सरकार ने बाकायदा नियमों के अंदर एक सॉफ्ट चेंज करके मौका दिया है कि उन कॉलोनियों को वैध किया जा सके। 500 के करीब कॉलोनी सरकार जब सत्ता में आई थी, आते इन्होंने सरकार ने आते उसको वैध किया। अभी भी लगभग 1295 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने आवेदन मांगे। सरकार ने तो जो मॉनसून सत्र जो गया था, उसके अंदर बाकायदा ये कहा था कि विदिन 6 मंथ हम इनको वैध कर देंगे। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको प्रस्ताव देना पड़ेगा। वो प्रस्ताव जो है या तो बिल्डर की तरफ से, और या फिर जो आरडब्ल्यू उस कॉलोनी के अंदर बनी है, वो आरडब्ल्यू प्रस्ताव देगी, जिसके ऊपर सरकार विचार करेगी। सरकार ने जिला स्तर पे डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर है, उसको शामिल करके बाकायदा कमेटियां बनाती कि जो प्रस्ताव जिला स्तर पे आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका, प्रवीण जी, यही कहना है कि आप ये चाह रहे हैं कि आम आदमी कम से कम इन सब में परेशान ना हो, उसको किस तरह की दिक्कत ना हो। अगर उसने अपना आशिया बनाने के लिए जमीन खरीदी है तो उसको उसके ऊपर अपना आशिया ना बने। डुल साहब जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक बात ई ऑक्शन के ऊपर मेरे बड़े भाई ने बात कही, तो फुल प्रूफ ना तो ई ऑक्शन है, फुल प्रूफ ना ही ड्रा सिस्टम। यदि 1 मिनट के लिए इनके तर्क को मैं सही भी मान लूं, तो भी ई ऑक्शन के अंदर रिजर्व प्राइसेस जो रखे हुए हैं एचएसवीपी ने, बहुत हायर साइड में है। तो आम आदमी की
लीज से बाहर के प्लॉटिंग्स हैं, इसमें कोई शक और दो राय किसी प्रकार की नहीं, ये डिबेट का विषय हो सकता है। देखिए, हाँ। रिजर्व प्राइस डिबेट का हाँ। विषय हो सकता है, जी, लेकिन ई ऑक्शन इज मच बेटर देन ड्रॉ सिस्टम। ड्रॉ सिस्टम में तो बहुत गड़बड़ होती थी, आप भी हाँ, जानते हैं। वो रविंदर जी, क्या मैं उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, तभी मैंने आपकी बात को कंटिन्यूटी में अपना तर्क रखा है, ठीक है ना। तो यदि 1 मिनट के लिए सही भी मान लिया, क्योंकि 6-6, 7-7 करोड़ तक तो एक कनाल के प्लॉट चले जाते हैं, और ठीक है कि एक कनाल का प्लॉट किसी आम आदमी के लिए काम का नहीं होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा हायर एंड पे, अपर मिडिल क्लास उसके ज्यादा पसंद करती है, बट बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल सिस्टम है जहाँ पर प्लान डेवलपमेंट है वहां पर, और इसी कारण से ये कुकुर मुक्ते की तरह जो छोटे छोटे अनप्लान जो है, ये कॉलोनी जो है, ये डेवलप होती है, और इनको जो है जनता को, आम जनता को ठगने का जो है एक प्रकार से एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप आइए ठगी करिए। ये बिल्कुल सही है, मेरे भाई ने कही है जो बात कि भाई डीटीपी लेवल के जो अधिकारी है, ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट और डीटीपी को ना पता हो, और अनऑथराइज डेवलपमेंट के बारे में डीटीपी को ना पता हो, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मैं कोर्ट के अंदर हूँ, वकील हूँ, मुझे ना पता हो कि कोर्ट के अंदर किस प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे डीटीपी जो है अधिकारी होता है जिले का, उसको हर चीज का पता होता है, यानी कि डिस्टेंट एरियाज में भी कोई छोटा मोटा ढाबा भी बन रहा है ना, उनके ऊपर भी इनके नोटिस चिपकते रहते हैं। तो लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज के ऊपर इनके कभी भी नोटिस नहीं आते हैं, बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है। और इसी कारण से जो है, जब पैसे का लेन देन हो जाता है, और उसके बाद में आकर के आप जो है उनके ऊपर पंजा चलाने का काम करते हो सारी चीजों को, क्योंकि अब तक प्लॉट सारे बिक चुके हैं, तो ठगी जो अल्टीमेट होती है वो आम जनता के साथ होती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है, कि आपका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई मैकेनिज्म तो बनाया ना, वही तो प्रवीण जी ने बताया कि एक तो उन्होंने लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया, दूसरा ये कि लगातार कंटिन्यूटी में कार्रवाई हम कर रहे हैं। देखिए, जो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ये 50% प्लस वाली है, सब की सब ये पॉलिसी 2010-11 से चली हुई है, उसके अंदर को बहुत ज्यादा एडेंडम या अमेंडमेंट नहीं हुआ। मैं उसके बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, पुरानी पॉलिसी से भी, नई पॉलिसी से भी, ठीक है ना। वो थोड़ी बहुत ही जो रूटीन की अमेंडमेंट्स होती हैं, एडेंडम होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये 50% प्लस वाली जो पॉलिसी है, पहले कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही थी, और उस समय से ये कंटिन्यू हुआ था कि भी जो एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जहाँ पे 50% तक हो गई है, वहाँ पे आवेदन किया जाए, और उसके ऊपर जो है मैंने तभी तो हर्षक का जिक्र किया, इस टेक्निकल विषय का कैसे जिक्र किया, उसकी जांच आप सैटेलाइट से कराते थे, पता लगाते थे कि भी किस प्रकार के, क्या वहां पर 50% डेवलपमेंट है या नहीं है, और जब वहां से अप्रूवल की रिपोर्ट आ जाती कि हाँ 50% प्लस की डेवलपमेंट है, तभी उस को प्रोसीड किया जाता था। कांग्रेस समय के से चली हुई प्रथा है, तो उसको एडेंडम किया इन्होंने। इसमें कोई, मैं तभी कह रहा हूँ, ये तो सभी सरकारों का नैतिक कर्तव्य, तभी मैंने इसके अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कहा ही नहीं। शुरुआत से मैंने इस डिबेट को बिल्कुल क्लियर तौर पर क्लीन की रखा है कि भी हमारी एक जिम्मेदारी है राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि चाहे हम सरकार में हो चाहे ये सरकार में हो, दोनों में से कोई भी सरकार में हो। चलिए, ये बेहतर बात आपने कही कि इसमें राजनीति से परे अगर आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। विभा जी, लेकिन ये सवाल तो उठा कि बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। विभा जी, इसी बात पर मैं बोलना चाहती थी। मेरे पास बड़े सारे केसेस खुद आए हैं जो मैंने डीटीपी को रिपोर्ट किए। आई एम एमिनेंट सिटीजन ऑफ गुड़गांव, तो आती रहती है सारी शिकायतें। आप बात मानिए कि नहीं पता होता ऑफिसर को कि कहाँ क्या हो रहा है जब तक कोई आके रिपोर्ट नहीं करता। सबको पता है कि आजकल ये हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एम्प्लॉयज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। वो हर, आप उनके ऑफिस जाके देखिए उनकी हालत कैसे रहती है, कैसे वो काम कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है कि वहां क्यों नहीं उनके रिसोर्सेज बढ़ाए जाते, क्यों नहीं उनकी संख्या बढ़ाई जाती है एम्प्लॉयज की। पर ये जो बोला जा रहा है कि बिना उनके संज्ञान के ये काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। सिंपल, जब तक कोई आके बताएगा नहीं तब तक उनको नहीं पता चलता। ये रहा गलत तहसील। हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने खुद अपने डीसी को यहाँ किया था। तहसीलदार की गलती थी, वो गलत काम कर रहा था, और गुड़गांव का आपको न्यूज भी पता होगी, एसडीएम और तहसीलदार के ऊपर पूरा एक्शन हुआ था। उनके वहां पूरा उनका वायरल वीडियो बनाया गया था। एक एचएसपीपी की लैंड पर, गुड़गांव की बात कर रही हूँ, एचएसपीपी की लैंड पर पूरी एनक्रोचमेंट हो रही है। एचएसपीपी को पता ही नहीं था, हमने जाके बताया कि आपकी लैंड पे एनक्रोचमेंट हो रही है, तो वो वहां जाके फिर नोटिस लगे कि कृपया ये काम ना करें, ये अवैध है। तो ये कहना कि हाँ हर चीज मिलीभगत हो रही है, ये बिल्कुल गलत है।
नहीं, लेकिन विभाग नहीं हो इसलिए बना सकता है एक विभा ही पांडे जी, और अगर विभाग को इसकी जानकारी नहीं है तो भी सवाल आपके ऊपर उठेगा, क्वेश्चनिंग तो होगी कि भाई आपका विभाग फिर क्या कर रहा है अगर उसको तो जानकारी ही सर्वे, नहीं है। बिल्कुल, तो जब से सर्वे हुए तब से आप देखिए कितनी सारी इलीगल कॉलोनीज टूटी है, उनको नोटिस दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं लॉज में, कितना सब कुछ हुआ है। ये नहीं है कि पहले से ये लॉज चले आ रहे हैं, ये लॉ 2020 के बाद और ज्यादा सख्त हुए हैं। एफआईआर बहुत हुई है 2020 के पास, और 2020 के बाद जितनी भी ये इलीगल डिमोलिशन हुई है वो आप आंकड़ा में आपको, एक तो फारूक नगर का अभी का बता चुकी हूँ। तो जब तक शिकायत होती है उसके बाद पूरा पूरा संज्ञान लिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता अगर किसी ने पैसे खाए हुए, ये कहना बड़ा आसान है, उसने तो पैसे खा रखे हैं, बाद में कंप्लेन की तो तोड़ दिया। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, वो रिकॉर्ड रखेगा उसने कितने पैसे खिलाए हैं और उसके बाद उसका टूटेगा, वो पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा। आज की डेट में चाहे वो अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो, वो पूरी रिकॉर्डिंग रखता है, सबके पास आज दहीनवाल जी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजें पता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अधिकारियों की मिलीभगत हो। नहीं नहीं, देखिए मैं आयुष भाई, मैं वही तो चीज बताना चाह रहा था कि जब डीटीपी है और कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंट के एरिया में अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है और अगर उसके बारे में अगर उस डिपार्टमेंट को नहीं पता, तो क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई की? 8 साल में, पिछले 8 साल में कितनी अवैध कॉलोनियां काटी गई? कि डिमोलिश की बात करते हैं, मैं इनकी बात से सहमत हो जाता हूँ, लेकिन उस डिमोलिश से फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये चीज नहीं देख रही है। मैं तो ये चीज पहले ही बता चुका हूँ कि जब कॉलोनाइजर है वो कॉलोनी काटते हैं तब तो डिमोलिश को या तभी रोका जाए ना उनको, लेकिन जब मकान बनाने लगते हैं और मकान बन भी जाता है उसके बाद भी, मैं आपको रेवाड़ी जिले से मैं संबंधित हूँ, मैं तो रेवाड़ी जिले की बता देता हूँ आपको, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर अवैध कॉलोनियां नहीं कट रही, ऐसा कोई भी जिला वो एरिया नहीं है। उसके बावजूद, और जहां पर डिमोलिश की जो बात कर रहे हैं आप, अत्रे साहब कह रहे थे कि अभी आप शिकायत करें जागरूक नागरिक होने के बाद। अत्रे साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिनकी शिकायतें की जाती है वो कभी भी नहीं टूटती, और जिनकी शिकायतें एक बार आप डीटीपी के पास प्रॉपर, जो मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर पैसे नहीं पहुंचे तो आप एक बार एक छोटा सा प्लॉट बना के देख लीजिए, आपका टूट जाएगा। और अगर आप नहीं आप पैसे दे दोगे, आप हजार प्लॉट की कॉलोनी काट दोगे, आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं रेवाड़ी जिले की बता रहा हूँ। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने नाम लिया दीनदयाल आवास योजना का, जो दीनदयाल आवास योजना है उसके प्लॉट का मैं एक शायद वो जो सर्कल रेट के हिसाब से है वहां पे 17 से 18, 19 ऐसा कुछ रेट है। मैं आपको जहां तक मैं अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, रेट अप डाउन भी हो सकते हैं। आप 18, 19, 20 जो सर्कल रेट का जो है उस हिसाब से कोई प्लॉट दे दीजिए, कोई एक सिंगल प्लॉट दिला दीजिए। मैं टीवी चैनल पे बैठकर आपके साथ इस चीज का चैलेंज कर रहा हूँ। वहां पे 50-50, 55-55 हजार जा रहे हैं, वो बाकी ब्लैक मनी है, वो कहां से एडजस्ट कैसे होगा? ये अभी ब्लैक मनी बिल्कुल। और रजवन जी, यही सवाल है ना, किसको रोकना कैसे है। मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल ये है कि एक तरफ कार्रवाई है, दूसरी तरफ ये अवैध कॉलोनाइजर हैं, लेकिन इन पर लगाम और अंकुश कैसे लगाएगी सरकार, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।